नमस्कार। सबसे पहले तो देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं स्वतंत्र दिवस की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण दिया लाल किले पे, और सालाना भाषण होता है। तो पहले तो मुझे 4 खास मुद्दे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने इस देश को कहा है कि बहुत ही अहम मुद्दे हैं। तो उनके बारे में पहले बात करूंगा। वो 4 मुद्दे हैं क्या? एक तो है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कई दिमागी नक्सल हैं, पहले तो उस पर बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पारित होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप वोटर लिस्ट बनाने में हमें मदद कीजिए। और फिर उन्होंने कहा है कि इस देश में जो सेल्फ इंटरेस्ट की पहल नहीं होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये 4 खास मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, प्रधानमंत्री जी उस मंच पे ऐसी बात कहें जो सारा विश्व सुन रहा है कि इस देश में दिमागी नक्सल है। और इनका इशारा तो साफ जाहिर है, युवाओं पे है। इनका इशारा उन लोगों पे है जो इनकी नीतियों से सहमति नहीं रखते, उन लोगों पे है जो एकेडमिक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल डिसेंटर्स हैं। उनको ये कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं। अब ये भूल गए एक बात कि जो युवा हैं इस देश के और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, इस बात को वो समझ गए हैं कि इस देश में 3 किस्म के तानाशाह हैं। एक तो सरकारी तानाशाह, उसमें ईडी हो गया, उसमें सीबीआई हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, उसमें कुछ ऐसे वाइस चांसलर्स हो गए, कुछ गवर्नर्स हो गए जो सरकार के इशारों में चलते हैं। और मैं समझता हूं ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, क्योंकि ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट से ही चलते हैं, तो ये भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जनता पहचान चुकी है कि सरकारी तानाशाह से इस देश में कभी वो प्रगति नहीं हो सकती और ना कभी विकसित भारत बन सकता है। और दूसरे किस्म के लोग हैं सामाजिक तानाशाह। इनके वो बजरंग दल हो गया, इनका वीएचपी हो गया, घर घर में जाकर लोगों को तंग करना, बोलना तुम बोलो ये बात, बोलना तुम ये नहीं खाओ, बोलना तुम ये हमें सुनाओ, ये गाना गाओ, ऐसा करो वैसा करो, मतलब कि हलचल मना रखी है। उसमें आपके एबीवीपी भी लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में घुस जाते हैं। तो पहले तो सरकारी तानाशाह, फिर सामाजिक तानाशाह, और तीसरी पैदाशी तानाशाह। तो हम भी जानते हैं कि पैदाशी तानाशाह कौन है। युवा जानता है, देश की जनता जानती है, सिविल सोसाइटी जानती है। और उनके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि पैदाशी तानाशाह जो हैं, हमारे देश की जनता उनको अब टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, खासतौर पे लाल किले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विमेंस रिजर्वेशन तो पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं कि आप हमें, विपक्ष को साथ देना चाहिए विमेंस रिजर्वेशन लागू करने का। हम तो साथ दे चुके हैं, हम तो पारित कर चुके हैं। तो इसी लोकसभा में आप एक 33% दीजिए ना, 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? कल ही पास हो जाएगा, हो जाता, इसी सत्र में हो जाता। लेकिन आपकी मंशा कुछ और है, और मैं बताता हूं देशवासियों के मंशा क्या है। इस बार तो आपने भाई और बहनों बोला नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं तो सोच रहा था कि कब बोलेंगे आप। इस बार आपने मतलब अपना लहजा ही बदल दिया। आपने
मेरे प्यारे देशवासी, अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए, मतलब कि सोच का बदलाव भी होना चाहिए, जो बोलने का लहजा है उसमें भी बदलाव होना चाहिए, और जिस तरह से आप देश चला रहे हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन छोड़िए इस बात को, तो विमेन रिजर्वेशन आप क्यों नहीं पास करते? इसलिए नहीं पास करते क्योंकि आप चाहते हो कि जब तक आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल ना जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप विमेन्स रिजर्वेशन पास करके डीलिमिटेशन करवाओगे, और डीलिमिटेशन के द्वारा, जिस तरह से आपने असम में किया था कंस्टिट्यूएंसीज का, जो जिसको हम जेरीमैंडरिंग बोलते हैं, कि अपने समझ के साथ एक कंस्टिट्यूएंसी की कॉन्ट्रोवर्स बनाओगे आप, और उसके द्वारा फिर आप इलेक्शन कराओगे, और एक बार 2/3 हो गया तो आप संविधान भी बदल दोगे। इसलिए आप विमेन्स रिजर्वेशन अब पारित नहीं करना चाहते। आपकी मंशा है, ये है, जेरीमैंडरिंग कराओ, संविधान बदलो, और ऐसी सिचुएशन लाओ देश में कि हमारा जो संविधान है वो भी बदल जाए। ये हम होने नहीं देंगे। देश की जनता जानती है कि आपका असली मकसद क्या है। आपका मकसद ये नहीं है कि आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करो, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो। अगर करना चाहते तो इस तरह से जो जंतर मंतर में हुआ था, आपकी सरकार कभी ऐसे नहीं करती। जिस तरह से हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह से उनको मारा गया और जिस तरीके से मारा गया, ये बात मैं आज नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जानते हो, और आपके कमिश्नर जानते हैं, और आपके गृह मंत्री जानते हैं। इसलिए तो आप सत्र में आए नहीं, ना आप आए तो ना गृह मंत्री आए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी आपकी जो महिलाओं की बात है वहां कोई इज्जत नहीं है। इज्जत होती तो ऐसा आप कभी नहीं करते। जिस तरह से आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपने कुछ किया? किसी मंत्री को हटाया? तो ये तो हो गई विमेन्स रिजर्वेशन के बाद विपक्ष तैयार है, आप पारित करो इसको, 1/3 अभी दे दो। तीसरी बात, अपील टू द यूथ। इन्होंने कहा मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं। क्या अपील करना चाहते हैं? कि आप हमें प्रतिदिन 2 घंटा दीजिए, और जो एन्यूमरेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें आप सहायता कीजिए, और आप डिजिटल मोड से अपलोड कीजिए परिवार के नाम, कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पिछले 12 साल में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रही, वोटर लिस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक होती रही, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नाम डिलीट करते रहे। वो नाम डिलीट करते रहे जिनसे उनको वोट नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप चुनाव जीतते रहे। तो अब आपको ख्याल आया है 12 साल के बाद कि भैया देखो, ऐसा ये तो युवाओं का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो काम कर नहीं सकता, तो उसको बर्खास्त करो ना। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कि आप खुद ब खुद ये काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो तो आपके इशारे पे चलता है। अब चौथी बात, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट बट नेशन फर्स्ट, मतलब कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट पीछे हटा दो और देश को प्राथमिकता दो, देश के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दो। तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, देश में प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन आप कर रहे हो ये काम। प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आप 2/3 करना चाहते हो ना पार्लियामेंट में, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है? आपने 7 MP आपके तोड़ के पंजाब बैठा दिए, आपने TMC के MP तोड़ के 22 वो यहां बैठा दिए, आपने NCP के तोड़े, आपने शिवसेना के तोड़े। तो क्या नेशन फर्स्ट है? कि अपने लिए तोड़े के देश के लिए तोड़े? आपका हर कार्य, आपकी सोच, आपका हर कदम अपने लिए होता है। अपने लिए मतलब आपकी पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए, ताकि सत्ता आपके हाथ में रहे।
आप देश की प्राथमिकता आपके मन में बहुत दूर है, और 2014 से आज तक कोई आपकी प्राथमिकता देश के प्रति नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, शायद उचित न भी हो। बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता है ना, तो 12वीं करके वो ग्रेजुएट हो जाता है। तो आपकी पार्टी आज के दिन, और आप आज के दिन प्राइमरी में हो, क्योंकि पिछले 12 साल में आपने कुछ नहीं किया। आप बता दीजिए क्या किया आपने? वो स्मार्ट सिटी कहां गई? हुआ कुछ उनका? आप कहते हो कि आप नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। आपके नोएडा की एयरपोर्ट की आपने तस्वीर देखी? नया एयरपोर्ट और फ्लडिंग। महाराष्ट्र में हर साल क्या होता है आपने देखा? गुजरात में इस बार क्या हुआ? मतलब लोग तो अच्छी बात होती है कि लोग बोट खरीद लेते ताकि अपना दफ्तर तो पहुंच जाते हैं। आपने अपनी नई सड़कें देखी हैं जिसका उद्घाटन अभी हुआ है? वहां गड्ढे हैं। ये आपके काम है, और आप विकसित भारत की बात करते हो। कहां गया बनारस जो आप क्योटो बनाना चाहते थे? वहां तो 3 व्हीलर भी डूब रहे हैं। यह है आपका विकसित भारत? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये किस किस्म की देश बनाना जा रहे हैं आप? पिछले 12 साल में आपने केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके मानसिक बंटवारा किया। आप कहते हो कि अब देश जुड़ना चाहिए। तो पिछले 12 साल क्या कर रहे थे आप? ये बड़े दुख की बात है कि सारी विवादित बातें समाज के प्रति आपकी नीतियों से आपने अपनाया और बंटवारा किया, मानसिक बंटवारा किया इस देश का, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है, हानिकारक रहेगा। मालूम नहीं कब हम इस देश को दोबारा इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन अब जो है अपने युवाओं ने तो ये बात सोच ली है कि भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो जो विकास जो हुआ है ना, वो केवल भाजपा का हुआ है, और हर जिले में जो है भाजपा ही भाजपा। आप देखिए ना, आपके कितने दफ्तर बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार RS के दफ्तर बन गए, भाजपा के दफ्तर बन गए। तो विकास तो आपका हुआ है, और आप कहते हो विकास हुआ है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो 80 करोड़ लोगों को आप 25 किलोग्राम अनाज देते हो, क्यों देते हो? अच्छी बात है, इसलिए देते हो क्योंकि गरीब है वो अगर वो अनाज नहीं उनको मिलेगा आपकी सोच से, वो बेचारे करेंगे क्या? तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग इस देश में लाचार हैं। ये मतलब हुआ ना कि बिना 25 किलो अनाज के वो अपना घर नहीं चला पाएंगे। तो ये आपका विकसित भारत, ये विकास की दर है आपकी। और ऐसे भाषण देते हैं आप। वो 15 लाख रुपए तो आज तक नहीं आया, और 247 किसने देखा? आपको बताना चाहिए था, क्योंकि आप एक मौका था कि कितनी प्रगति की है हिंदुस्तान ने 2014 के बाद आज तक। आपको यह बताना चाहिए था कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ा है। आपको यह बताना चाहिए था, लेकिन आपने तो बताया नहीं। अब मैं कुछ मुद्दों पे आऊंगा। पहली बात ये कह रहे हैं कि हमारा देश ग्लोबल सप्लायर बनेगा। भाई अभी तो ग्लोबल बायर है, तो सप्लायर कहां से बनेगा जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग केवल 13% है GDP की, जब रोजगार ही नहीं है, जब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, युवाओं की खास तौर पे, कुछ आयु के युवाओं की तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है, वैसे 16% है। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ग्लोबल सप्लायर देश कैसे बनेगा? चीन सब कुछ तो आप चीन से लाते हैं या अमेरिका से लाते हैं। आपने मेडिकल इक्विपमेंट की बात किया, मुझे एक बता दीजिए कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट यहां मैन्युफैक्चर होता है? सब तो इंपोर्ट होता है। डॉपलर हार्ट मशीन इंपोर्ट होती है,
सब चीजें इंपोर्ट होती हैं। फिर आप कहते हो कि हम ग्लोबल सप्लायर बनेंगे, ऐसे ही आप सपने बेचते हो ना। आपको याद है आपने कहा था कि भाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ जॉब हम देंगे सालाना। कहाँ है वो 2 करोड़ जॉब? आपने कहा था कि देखिए हिंदुस्तान एक विश्व में एक जाना माना देश होगा, लेकिन विश्व में हम जाने, हमारी तो आवाज ही नहीं उठती। वहां अरुणाचल में आर के सिंह नहीं, बिहार का जो आपका ही मंत्री था, उसने कहा कि अरुणाचल में का चीन कब्जा कर रहा। आपने आपने कभी बात की फॉरेन पॉलिसी की उसके बारे में? देश को बताया, देश को अवगत किया कि क्या हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में? और लद्दाख में तो हम देख ही रहे हैं। फिर आपने कहा कि ग्रीन इकोनॉमी, और ग्रीन इकोनॉमी की आप एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी देखो आप निकोबार में एक पोर्ट बनाने जा रहे हैं, निकोबार में, और उसको बनाने के लिए एक सरकारी, पहले तो मैं सरकारी आंकड़े दूंगा। सरकार कहती है कि हमें फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के लिए 8.5 लाख पेड़ हमें काटने पड़ेंगे। मैं निकोबार की एक ही उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। फिर उन्होंने रिवाइज करके कहा कि ये 9.64 लाख काटने पड़ेंगे एक पोर्ट बनाने के लिए निकोबार में। जो फिर रिसेंटली 2026 में कहा कि नहीं नहीं नहीं, केवल 18 लाख हैं और उसमें से 7 लाख काटने पड़ेंगे। ठीक है। और जहां जो इंडिपेंडेंट इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा यह गलत बात है, टोटल ट्रीज आपको लगभग 9.64 लाख काटने पड़ेंगे। तो ये तो आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट के प्रति चिंता। और आपको दिल्ली में तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो केस लिया था कि किस तरह से किसी के आदेश पे पेड़ काटे गए थे बिना कोई कंसेंट के। हर जगह पे ये अपने उद्योगपतियों को कह रही हैं कि आप कारखाने लगाओ, आप ये करो, आप वो करो, और कोई इनको परवाह नहीं है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की कोई परवाह नहीं है। तो ये बड़ी दुखित बात है कि एक आप दोगली बात करते हो ना, बात करते हो ग्रीन टेक्नोलॉजी और रोज के रोज पेड़ काटते हो। फिर आपने कहा देश सिर्फ सरकार नहीं होती, देश नागरिक होता है। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि कब आपने नागरिक के को सुना भी। नागरिक को तो सुनना ही नहीं आप चाहते हैं। कौन से नागरिक को हमने सुना? विपक्ष में तो आप विपक्ष को तो सुनना नहीं चाहते, बच्चों को आप सुनना नहीं चाहते, महिलाओं को आप सुनना नहीं चाहते, सिविल सोसाइटी को आप सुनना नहीं चाहते, एकेडमिक्स जो बुद्धिजीवी हैं वो सुनना नहीं चाहते। तो आप ये बता दो कि किसको आप सुनने को तैयार हो, हम उन्हीं को आपके पास ले आएंगे। कुछ तो सुनो। लेकिन आप भाषण देना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो ये आपकी रही। देश सिर्फ सरकार नहीं होता। मुझे तो लगता है कि आपके मन में, आपकी मुझे लगता है सोच है कि देश केवल बीजेपी होती है। देश और बीजेपी जुड़े हुए हैं, बिना बीजेपी देश हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, आप ही कहते थे 2014 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, 2014 के बाद देश को एक नई आजादी मिली। अब युवा चाहते हैं कि हमें और किस्म की आजादी मिले। प्रॉब्लम तो ये है ना। तो फिर आपने कहा कि स्किल इंडिया। भाई 12 साल में कौन सा स्किल किया आपने, ये तो बता दो। अब आगे की बात करते हैं कि हम एआई में स्किल करेंगे और 1 करोड़ जॉब देंगे, 1 करोड़ को स्किल करेंगे एक ही साल में, ये बोला ना आपने। तो वो तो एक स्कीम हो गई ना, उसका नतीजा तो पता नहीं कब मिलेगा हमें। और एआई को स्किल करके होगा क्या? स्किल कर भी दोगे, उनको जॉब कहां से मिलेंगे? फिर आपने कहा कि फॉरेन यूनिवर्सिटी देखो मैं लाया। आपको याद होगा मैं खुद ही मंत्री था, मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी का उस समय कहा था कि हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए। आप ही की पार्टी ने विरोध किया था। पहले तो आप विरोध करते हो, फिर आप कहते हो कि देखिए मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी लाया हूं। ये तो आपकी राजनीति है। और
फिर कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मुझे बता दो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ मतलब कि जो आम आदमी खरीद सके, यहाँ कितने मैन्युफैक्चर होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बता दीजिए हमें। मैं तो जो देख रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हैं लेकिन उतने स्टेशन नहीं है। और आपको मालूम है, हमारी जो संख्या है इस देश में 140 करोड़ की, अगर उसमें से 500-600 करोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, आपको मालूम है कि पावर की, ऊर्जा की कितनी जरूरत पड़ेगी। उसकी तो व्यवस्था ही नहीं है आपके पास। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा की व्यवस्था आपके पास है नहीं। और ये तो दिक्कत यहां ही नहीं हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है और उसका अपना ही प्रभाव है। और ये जो एआई की बात कर रहे हो ना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एआई के यहाँ इंस्टीट्यूशंस लगेंगी ना, मैं पीछे बता रहा था किसी को कि स्पेन में एक डेटा सेंटर लगा है, एक सिटी में। उस डेटा सेंटर में जो डेटा सेंटर की कंजम्पशन है, पानी की और इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी जो शहर से ज्यादा है। यहां तो पानी की किल्लत है, यहां ऊर्जा की किल्लत है। इस बात पे आपने नहीं सोचा, जैसे आपने कोविड पे नहीं सोचा था। बिना सोचे आप ऐलान कर देते हो। फिर आपने कहा कि न्यू एयरपोर्ट्स, मैंने तो न्यू एयरपोर्ट्स के हालात आपको बता ही दिए हैं, इसके बारे में जाए। और फ्री कोचिंग है ना, फ्री कोचिंग करके आदमी क्या करेगा बताइए। जॉब तो होने चाहिए ना। आपने नीट के बारे में बात नहीं की, आपने युवाओं की चिंतित बारों के बारे में बात नहीं की, युवाओं के भविष्य के बारे में बात नहीं की। आपने ये नहीं बताना चाहिए था ना, आप पार्लियामेंट में नहीं बोले। अरे देश को इतना तो बता देते कि प्राइमरी से होकर ग्रेजुएशन तक पहुंचे हो तो क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं पिछले 12 साल में। दुख की बात है प्रधानमंत्री जी कि आप फिर नए सिरे से नए सपने बेच रहे हो।